प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा है आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पिछली वीडियो में हमने ईश्वरन द स्टोरी टेलर का पार्ट 1 पढ़ा और इस कहानी में महेंद्र, जो कि एक सुपरवाइज़र है, उसके पास एक काम करने वाला व्यक्ति जिसका नाम ईश्वरन है, वह हमेशा उसके साथ रहता है और उसके सारे काम किया करता है। रोज़ सुबह उठ कर के नाश्ता बनाता है। वो एक अच्छा कुक भी है और खाने में बढ़िया बढ़िया व्यंजन भी पकाता है। इसके साथ वह अपने मालिक को शाम के समय बढ़िया बढ़िया कहानियाँ सुनाता है और ये सभी कहानियाँ आमतौर पर रोमांच से भरी होती हैं। आमतौर पर उसकी कहानियाँ तमिल लेखकों से अधिक प्रभावित होती हैं जिन्हें वह पढ़ता है। आमतौर पे वो रोमांच की कहानियाँ पढ़ता है और हर कहानी को सुनाते समय वो नाटकीय अंदाज से हाव भाव बनाकर और आवाज़ें निकालकर और या फिर एक्शन करके उन्हें बताता है। ये कहानियाँ सुनने में महेंद्र को बहुत मज़ा आता है। एक बार तो वह अपने बचपन की कहानी सुनाता है जिसमें वह अकेले ही एक छड़ी की सहायता से एक हाथी के पंजे पर नाखून के ऊपर वार करता है और वह हाथी बेहोश कर देता है। हालांकि महेंद्र को इस पर विश्वास नहीं आता, परंतु जब वह उससे पूछता है तो वह बताता है कि वह जापानी कला कराटे या जिजुत्सु को भी जानता है, जिसका प्रयोग उसने उस हाथी पर किया था। तो ऐसा कोई भी दिन नहीं बीतता जब ईश्वरन कोई न कोई कहानी जिसमें साहस, भय या रहस्य हो वह महेंद्र को नहीं सुनाता और महेंद्र को सुनने में बड़ा मज़ा आता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अकेलेपन में महेंद्र को टेलीविज़न की अनुपस्थिति का ज़्यादा बुरा नहीं महसूस होता, या फिर हम कह सकते हैं कि वो टीवी को मिस नहीं करता क्योंकि उसके पास उसका अपना टीवी जैसा ईश्वरन है। तो आइए अब पढ़ते हैं कहानी के आगे के भाग को। इस वीडियो में देखते हैं कि महेंद्र और ईश्वरन के बीच में क्या घटता है। ईश्वरन द स्टोरी टेलर बाय R.K. Lakshman। One morning, when Mahindra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir? After all, today is an auspicious day. According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir." एक सुबह जब महेंद्र नाश्ता कर रहा था, ईश्वरन ने पूछा, "सर, क्या मैं आज रात के खाने में कुछ खास पका लूं? आखिरकार आज एक शुभ दिन है। परंपरा के अनुसार आज के दिन हम अपने पूर्वजों की आत्मा को खिलाने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं, श्रीमान." That night, Mahindra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skills. He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. उस रात महेंद्र ने सबसे स्वादिष्ट भोजन का मज़ा लिया और ईश्वरन की उसके खाना पकाने की कला की तारीफ करी। ईश्वरन खुश दिख रहा था, परंतु आशा के विपरीत उसने अलौकिक शक्तियों के बारे में अत्यधिक भड़काऊ रूप से वर्णन करना शुरू कर दिया। "You know, sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground," he started. "आप जानते हैं श्रीमान, यह फैक्ट्री का पूरा इलाका जो हमने घेर रखा है कभी एक कब्रिस्तान होता था," उसने कहना शुरू किया। Mahindra was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. "I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. Even now I came across a number of skulls and bones," Ishwaran continued. He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. "I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow, but one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight
during the full moon. It is an ugly creature with matted hair and a shriveled face, like a skeleton holding a fetus in its arms. महेंद्र एक झटके से अपने सुखद सपने से बाहर आ गया, जिसके अंदर वह उस संतुष्टिपूर्ण भोजन के बाद चला गया था। मुझे तो पहले ही दिन इस बात का पता चल गया था, जब मैंने एक आदमी की खोपड़ी को रास्ते में पड़ा देखा था। ईश्वरन जारी रखते हुए कहता है, अब भी उसका सामना इंसानी खोपड़ियों और हड्डियों से होता रहता है। वह आगे बताता है और जारी रखता है कि कैसे उसे कभी कभी रात में भूत दिखाई देते हैं। वह कहता है, श्रीमान, मैं इन चीज़ों से आसानी से नहीं डरता। मैं एक बहादुर आदमी हूँ, परंतु एक औरत का भयानक भूत जो पूर्णिमा की आधी रात को दिखाई देता है, वह एक भद्दा जीव है। उसके उलझे हुए बाल और सिकुड़ा हुआ चेहरा है, जैसे एक कंकाल अपने हाथों में फीटस यानी भ्रूण पकड़े हुए है। Mahindra shivered at the description and interrupted rather sharply, "You are crazy, Ishwaran. There are no such things as ghosts or spirits. It is all a figment of your imagination. Get your digestive system examined and maybe your head as well. You are talking nonsense." महेंद्र, जो इस विवरण को सुनकर कांप गया और तेजी से ईश्वरन को बीच में रोकते हुए बोला, तुम पागल हो। भूत या आत्माओं जैसी कोई चीज नहीं होती। यह सब तुम्हारी कल्पना का भ्रम है। अपनी पाचन प्रणाली की जांच करवाओ और हो सके तो अपने दिमाग की भी। तुम बकवास कर रहे हो। He left the room and retired for the night, expecting Ishwaran to sulk for a couple of days. But the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. वह कमरे से निकल गया और रात में सो गया इस आशा में कि ईश्वरन कुछ दिनों तक नाराज रहेगा, परंतु अगली सुबह उसे रसोइया हमेशा की तरह प्रसन्न और बातूनी पाकर हैरानी हुई। From that day on, Mahindra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. Every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. But he could only see a sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away. उस दिन के बाद रोज रात महेंद्र अपनी बहादुरी की बातों के बावजूद बिस्तर पर कुछ बेचैनी से सोता था। हर रात वह अपने बिस्तर की साथ वाली खिड़की में से अंधेरे में झांक कर देखता था और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता था कि नज़दीक की घनी या काली आकृतियों में कोई गतिविधि तो नहीं हो रही है, परंतु रात के अथाह समुद्र में केवल टिमटिमाते तारों की रोशनी ही देख सकता था। He had always liked to admire the milk-white landscape on full moon nights, but after hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. उसे पूनम की रातों में प्राकृतिक दृश्यों की दूध जैसी सफेदी की प्रशंसा करना हमेशा अच्छा लगता था, परंतु ईश्वरन से औरत के भूत की कहानी सुनने के बाद जब भी पूरा चांद होता, वह अपनी खिड़की के बाहर झांकने से परहेज करता था। One night, Mahindra was woken up from his sleep by a low moan close to his window. At first, he put it down to a cat prowling around for mice, but the sound was too guttural for a cat. He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. But the wailing
became louder and less feline. He could not resist the temptation anymore. Lowering himself to the level of the windowsill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. There, not too far away, was a dark, cloudy form clutching a bundle. Mahindra broke into a cold sweat and fell back on the pillow, panting. As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious has played on him. एक रात महेंद्र अपनी खिड़की के करीब एक हल्की सी कराहट की आवाज़ सुनकर जाग गया। पहले उसने सोचा कि कोई बिल्ली चूहों को ढूंढ रही होगी, मगर वह आवाज़ गले से निकली प्रतीत हो रही थी कि बिल्ली की होना मुश्किल थी। उसने अपनी उत्सुकता को बाहर झांकने से रोका, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी नज़र ऐसे दृश्य पर पड़ जाए जो उसके दिल की धड़कन को रोक दे। लेकिन कराहने की आवाज़ तेज़ होती गई और बिल्ली जैसी कम लगने लगी। वह अब अपनी उत्सुकता को और नहीं रोक पाया। उसने अपने को खिड़की की दहलीज तक झुकाकर बाहर चांदनी की सफ़ेद चादर को देखा। वहाँ कुछ ज़्यादा दूर नहीं एक काली धुंधली आकृति एक बंडल पकड़े हुए खड़ी थी। महेंद्र को ठंडा पसीना आ गया और वह हाँफता हुआ तकिए पर गिर गया। जब धीरे धीरे भूतिया अनुभव से वह उभरा तो उसने अपने आप से तर्क करना शुरू कर दिया और आखिर में निर्णय किया कि यह किसी प्रकार का भ्रम होगा या उसके अवचेतन मन ने उससे कोई चाल खेली होगी। By the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. Ishwaran greeted him at the door with his lunch packet and his bag. Just as Mahindra was stepping out, Ishwaran grinned and said, "Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arms? You were so angry with me for imagining things. Well, you saw her yourself last night. I came running, hearing the sound of moaning that was coming from your room." अगली सुबह जब तक वह जागा और नहाया नाश्ता करने के लिए बाहर आया, उसकी याददाश्त से पिछली रात का खौफ धुंधला हो चुका था। ईश्वरन ने लंच पैकेट और उसके बैग से दरवाजे पर उसका स्वागत किया। जैसे ही महेंद्र बाहर निकलने को हुआ, ईश्वरन बेवकूफ़ों की तरह दांत निकालकर हंसा और बोला, "सर, उस दिन को याद कीजिए जब मैं आपको अपने हाथों में एक फीटस यानी भ्रूण लिए हुए औरत के भूत के बारे में बता रहा था। तब आप मुझ पर चीज़ों की कल्पना का आरोप लगाकर नाराज़ हो रहे थे। खैर, आपने पिछली रात उसे खुद ही देख लिया। मैं कराहने की आवाज़ सुनकर दौड़ता हुआ आया था, जो आवाज़ आपके कमरे से आ रही थी." A chill went down Mahendra's spine. He did not wait for Ishwaran to complete his sentence. He hurried away to his office and handed in his papers, resolving to leave the haunted place the very next day. महेंद्र की रीढ़ की हड्डी में एक कपकपी दौड़ गई। उसने ईश्वर के वाक्य को पूरा करने का इंतज़ार भी नहीं किया। वह जल्दी से अपने दफ्तर गया और अपने कागज़ सौंपे। उसने निश्चय कर लिया था कि उसने अब उस भूतिया स्थान से को छोड़ना है और अगले ही दिन वहाँ से चले जाना है। आशा है आपको ये लेसन समझ आ गया है। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप कुछ असाइनमेंट, टेस्ट
और दूसरी वीडियोस के लिंक भी पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फिर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।